नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रुचिका रावत और आप देख रहे हैं अपनू उत्तराखंड। वित्तीय प्रबंधन में देश भर में उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिलने पर पुष्कर सिंह धामी ने इसे गर्व का विषय बताया। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राज्य लगातार प्रगति कर रहा है। इससे पहले नीति आयोग की एसडीजी रिपोर्ट में भी उत्तराखंड ने 79 अंक लेकर पहला स्थान हासिल किया था। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने का लक्ष्य जल्दी पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनकी प्रेरणा से जहां हम एसडीजी में भी पहले नंबर पर आए हैं, वित्तीय प्रबंधन में भी हमारा देश में दूसरा स्थान आया है। आज उत्तराखंड हर क्षेत्र में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आ रहा है। हम ये जो हमको इसमें द्वितीय स्थान मिला है, हम प्रयास करेंगे आगे और अच्छा करेंगे। वही पौराणिक धार्मिक आदि कैलाश यात्रा का शुभारंभ हो चुका है, जिसमें सैकड़ों देश भर से शिव भक्त आदि कैलाश जाकर दर्शन करते हैं। अल्मोड़ा पहुंचे सांसद व केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि पिछले दिनों आदि कैलाश व ओम पर्वत क्षेत्र में दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। मैं बड़ा सौभाग्यवान हूँ कि अभी मैं आदि कैलाश की यात्रा से आ रहा हूँ। आदि कैलाश और ओम पर्वत और उसके आगे भी मेरा जाना हुआ है। ये दोनों डेस्टिनेशन इतने ज़्यादा पॉपुलर लोगों के बीच में हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद ही हमारे आदि कैलाश के जो यात्री हैं, तीर्थयात्री हैं, उन सबको पूरा भरोसा हो गया कि रोड बन गई है और इसलिए पूरा रोड का निर्माण हुआ है। गुंजी और कुट्टी के अंदर होम स्टे के काम चल रहे हैं। ऐसे सारे गाँव के अंदर जो हमारे वाइब्रेंट विलेज के अंतर्गत उनको भी फैसिलिटेट किया जा रहा है। आज बड़ा सौभाग्य है कि लोग वहाँ जा कर के हमारे ये दोनों शिव स्थानों को देखने के लिए बहुत ही देश भर के हमारे यात्री आ रहे हैं। मुझे लगता है कि अपने आप में बड़ा सौभाग्य है कि हमारे आदि कैलाश, ओम पर्वत और पार्वती सरोवर को दर्शन करने आ रहे हैं। मेरा रोड नेटवर्क का काम मैं देखने गया था। बीआरओ के माध्यम से रोड का काम बहुत तेज़ गति के साथ चल रहा है और आगे भी हम उसको 2 लेन करके। वही धामी सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए पहली बार राज्य की हज कमेटी में मुस्लिम महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सुझाव पर 3 महिलाओं को हज कमेटी में शामिल किया गया है, वही जिससे हज यात्रा से जुड़ी नीति और समस्याओं पर मुस्लिम महिलाओं की भी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने प्रदेश की हज कमेटी में 2 महिला प्रतिनिधियों को मौका दिया है। 3 महिला प्रतिनिधियों को जो है इसमें मौका दिया है। निश्चित रूप से ये अपने आप में एक साहसिक फैसला है। निश्चित रूप से महिलाओं के प्रति, महिलाएं हर क्षेत्र में, महिलाएं हर कमेटी में उनका प्रतिनिधित्व हो। महिलाओं की जो धरातल स्तर पर जो चुनौतियां आती हैं वो इस हज कमेटी के माध्यम से वो अपने विचारों को रखना, और महिलाएं जो हज के लिए अथवा व्यवस्थाओं के लिए जिस प्रकार से आने वाले समय में की जानी चाहिए उस पर अपने विचार और निर्णय जो है उसमें दे सकती हैं। मैं समझती हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के प्रति जो प्रदेश की प्रतिबद्धता है, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है, वो उसमें दिखती है। मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत धन्यवाद। वही ऑपरेशन सिंदूर की कमांडर कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर बीजेपी मंत्री विजय शाह के विवादित बयान ने बवाल मचा दिया। मध्य प्रदेश के मंत्री के बयान पर उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने जोरदार विरोध करते हुए देहरादून में पुतला फूंका और मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। वही कांग्रेस ने कहा कि देश के लिए जान की बाजी लगाने वाली महिला अफसर के लिए ऐसे शब्द अपमानजनक है और बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। जिस तरीके से कल विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए जो शब्द यूज़ करे थे, जिस तरीके से उन्होंने बोला कि हमने पहलगाम में जो आतंकी आए थे उन्होंने धर्म पूछ के क्योंकि लोगों को मारा था, तो हमने उनके धर्म की एक महिला को उनसे बदला लेने के लिए बोला। ये कहीं ना कहीं एक महिला अधिकारी जो कि देश को सर्व कर रही है, देश में हमारे देश के लिए काम कर रही है, उनका अपमान था। साथ ही साथ ये भाजपा की मानसिकता
वीरता को दर्शाता है कि जो एक महिला है, जो कर्नल है और जिन्होंने देश में जो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने जो कदम उठाए और जिस तरीके से उन्होंने वीरता दिखाई थी, उसके खिलाफ विजय शाह के शब्द कहीं ना कहीं पूरे देश की महिलाओं को, सेना को अपमानित करता है और उसके खिलाफ ये पुतला दहन आज पूरे देश में। वही भाजपा मुख्यालय देहरादून में अहिल्या बाई के 300वीं जन्म जयंती के अवसर पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी की महिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यशाला को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि अहिल्या बाई ने अपने शासनकाल में न सिर्फ विकास की गाथा लिखी बल्कि धार्मिक कार्यों के चलते कई मंदिरों और धामों को भी ठीक किया। कार्यक्रम प्रारंभ हो गए हैं। अहिल्याबाई होलकर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने 30 वर्षों तक शासन किया और स्थायित्व का शासन देने का श्रेय उनको जाता है, धार्मिक शासन देने का श्रेय उनको जाता है। और वो केवल एक राज्य की शासक नहीं थी, पूरे भारत में घूमकर उन्होंने अनेकों ऐसे कार्य किए जिन कार्यों का आज जनता में विश्वास है। मैं अगर कहूँ उत्तरी क्षेत्र की मैं चर्चा करूं तो मैं कह सकता हूं कि जो हमारा उत्तराखंड में गोचर है, गोचर को गोचर का स्थान, उस स्थान को गोचर नाम देने में अहिल्या जी का बहुत बड़ा योगदान है। बद्रीनाथ, केदारनाथ सहित धामों के जीर्णोद्धार में उनकी बड़ी भूमिका है। काशी विश्वनाथ के मंदिर को उन्होंने वहाँ पर जो लिंग स्थापित किया उसकी बड़ी भूमिका है। सारे यात्रा क्षेत्रों में, विश्राम गृह में उनका बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे अनेकों कार्य है। कुआं निर्माण उस कालखंड के अंदर पानी की व्यवस्था कुएं से होती थी, कुओं का निर्माण उन्होंने कराया। एक एक व्यक्ति, चाहे श्रम क्षेत्र का हो, धार्मिक क्षेत्र का हो, उसमें उनकी बड़ी भूमिका है। और 300 वर्ष के जयंती के इस कार्यक्रम को पूरे देश में लोग मना रहे हैं। भारत सरकार ने 2 बार, जब उनकी 200वीं जयंती थी, 250वीं जयंती थी, दो बार उनके डाक टिकट जारी किए। आगे भी भारत सरकार के इस कार्यक्रम को हम व्यापक स्वरूप दे रहे हैं। देश के अंदर एक जागरण कार्यक्रम चला रहे हैं। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे बहुत ही यशस्वी महारानी भी रही, लोक सेविका रही, लोक नेता रही, ऐसी हमारी अहिल्या बाई होलकर जी, जिनका जन्म दिवस 31 मई को हम सब लोग मनाते हैं। अब की बार उनका 300वां ये जन्म दिवस है। वो अपने आप में, उनका जन्म जब 1795 में जब उनका जन्म हुआ था, उनके जन्म से लेकर हम लोग उनके पूरे शासनकाल को देखते हैं, तो उस शासनकाल में हमने ये देखा है कि जिस जमाने में बालिकाएं शिक्षा ग्रहण करना भी जिनके लिए मुश्किलात होती थी, उस जमाने में उन्होंने कैसे शासन को संभाला, कैसे धार्मिक कार्यों को किया, कैसे सामाजिक सुधारों के कार्यों को किया, कैसे अपनी नेतृत्व क्षमता से पूरे देश को और अपने क्षेत्र की रक्षा करने का काम किया है। आज उन्हीं के शौर्य के संदर्भ में और उनके जन्म दिवस को मनाने के संदर्भ में आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ओर से एक कार्यशाला का आयोजन हो रहा है। निश्चित रूप से इस कार्यशाला से अहिल्याबाई होलकर जी के पूरे जीवन गाथा से हम सब लोग जुड़ेंगे और उनसे प्रेरणा प्राप्त करेंगे कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में अपने आप को एक अच्छे प्रशासक के रूप में, एक अच्छे धार्मिक आस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करा, कैसे उनके व्यक्तित्व में निखार आया। ये सारी चीजें जो हैं, उनके जीवन से जो प्रेरणाएं हैं, आज हम सभी मातृशक्ति को जानने को, समझने को और निश्चित रूप से अपने जीवन में उतारने को, कि परिस्थितियां विभिन्न चुनौतियां पेश करती हैं और उसके बाद में कैसे निखर के आते हैं, वो अहिल्याबाई होलकर जी से सीखा जा सकता है। वो प्रेरणा प्राप्त करेंगे और हमने ये प्रेरणा के रूप में यथार्थ में प्रासंगिक रूप से देखेंगे तो अभी हाल ही में जो घटना हम सब लोगों ने देखी है कि कैसे हमारी 2 सैन्य महिला अधिकारियों ने जिस प्रकार से मिशन सिंदूर और जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने का काम किया है, ये उसी पराक्रम जो कि अहिल्याबाई होलकर जी के अंदर दिखता था, वही प्रेरणा प्रासंगिक रूप से आज यथार्थ में हमको दिखाई देती है। और मैं समझती हूँ कि इन 2 महिलाओं ने जिस प्रकार से भारत की महिलाओं के सिंदूर का जो अपमान हुआ, जो उनके सिंदूर को छीना गया, उसका जो उन्होंने बदला लिया, जो संदेश दिया, अपनी क्षमता का परिचय कराया, वो हर भारतीय महिला और हर भारतीय के लिए बहुत गर्व का क्षण था। और मैं समझती हूँ कि इन सब चीजों से यही प्रतीत होता है
कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि महिलाएं या हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं किसी देश की प्रगति को जानना है तो उस देश की महिलाओं की प्रगति को देखिए। और इन दो सैन्य अधिकारियों ने और अहिल्याबाई होलकर जी के पूरे चरित्र को देखते हैं तो निश्चित रूप से यही संदेश जाता है कि भारत जो है अब वो भारत बन चुका है जहां महिला सशक्तिकरण आगे बढ़ चुका है, जहां महिलाएं अब देश को संभालने और देश को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभा रही है। वही तिरंगा सम्मान यात्रा के बाद अब बीजेपी उत्तराखंड में सिंदूर सम्मान यात्रा शुरू करने जा रही है। पाकिस्तान पर हुए ऑपरेशन सिंदूर में सैनिकों के योगदान को सम्मान देने के लिए यात्रा निकाली जाएगी। ब्लॉक से लेकर विधानसभा स्तर तक आयोजित इस यात्रा में महिलाओं की अहम भागीदारी होगी। वही बीजेपी ने प्रदेश भर की महिलाओं से अपील की है कि वे इस राष्ट्रभक्ति यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। सिंदूर यात्रा हमारी महिला मूर्ति द्वारा प्रत्येक मंडल स्तर पर निकाली जाएगी। पहले विधानसभा शुरू करेंगे और सिंदूर यात्रा के कार्यक्रम को भव्य स्वरूप देने के लिए मातृशक्ति का एक आह्वान होगा और सैनिकों के सम्मान में यात्रा रहेगी। वही कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार उत्तराखंड की मलिन बस्तियों पर उजड़ने की तलवार को लटकाए रखना चाहती है ताकि ऐसे ऐन चुनाव पर पहले लोगों को कोर्ट के आदेश का डर दिखाकर अध्यादेश लाकर बचाने का ढोंग रचा जा सके। वही भाजपा यह षड्यंत्र पिछले 2 निकाय चुनावों से कर रही है। देखिए, सरकार कभी भी मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के लिए जो है सीरियस नहीं रही। सरकार हमेशा इसे टालती रही, इसीलिए अध्यादेश लाके ये कांग्रेस पार्टी की देन थी कि अगर हम सरकार में वापस आ जाते तो अब तक ये जो मलिन बस्तियां हैं इन पे उनका मालिकाना हक हो जाता। सरकार ये 1-1 साल 2-2 साल का जो टाइम है ये बढ़ाती जाती है। जब चुनाव आते हैं तो मलिन बस्तियों के लोगों की उन्हें याद आती है, चुनाव चले जाते हैं ये मलिन बस्तियों के लोगों को भूल जाते हैं। तो आज सरकार को ये बताना पड़ेगा कि मलिन बस्तियों पे रहने वालों के जो सर पे तलवार लटकी हुई है जो है ध्वस्तीकरण की, इसकी जिम्मेदार इसका कौन है और उनके विषय में सरकार क्या सोचती है, उनको क्या सुरक्षा प्रदान करेगी। और ये मुझे लगता है भाजपा सरकार के लिए एक बहुत जो है सीरियस बात होनी चाहिए आज के दौर पे, क्योंकि हजारों लोग वहां रहते हैं, वो उनके ऊपर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। वही कुवारक क्षेत्र में दरकती पहाड़ियों की मरम्मत में देरी को लेकर कांग्रेस बड़ा आंदोलन करने जा रही है। वही 22 मई को पार्टी का प्रदेश नेतृत्व जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करेगी। अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने प्रेस वार्ता में कहा कि यह सड़क पहाड़ की लाइफलाइन है जो तीनों जिलों को जोड़ने वाला राष्ट्रीय मार्ग है। वही 7 महीने बीत जाने के बाद भी पहाड़ियों की ट्रीटमेंट का काम शुरू नहीं हो पाया, जिससे स्थानीय लोग, पर्यटक और व्यापारी भारी संकट में। लगभग 1 साल बीत चुका है और बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग है, 3 जिलों को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है और वहीं तीर्थयात्रा से जुड़ा हुआ है, पर्यटन से जुड़ा हुआ है, यहाँ के व्यापारियों से जुड़ा हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो कठिनाई आ रही है कि जो हमारे मरीज हैं जो हाई रेफर सेंटर हो रहे हैं उनको बहुत तकलीफ हो रही है। तो इन सारी चीज़ों को लेके हमारे संगठन द्वारा, हमारे द्वारा ज्ञापन भी दिए गए जिला प्रशासन को, भारत में धरना भी दिया गया, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। पैसा स्वीकृत करना ही होता है, निर्माण कार्य तीव्र गति से हो सके, उसका स्थायी समाधान हो सके। तो लग रहा है कि हिलाहलवई को देखते हुए और बरसात का सीजन शुरू हो रहा है जब पूरा मार्ग बाधित हो सकता है, कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है, तो इसको देखते हुए हमने निर्णय लिया है कि जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में 22 तारीख को जिला अधिकारी के कार्यालय का घेराव करेंगे और सरकार को चेताने का काम करेंगे, प्रशासन को जगाने का काम करेंगे और उसमें हमारे प्रदेश नेतृत्व भी वहाँ पर पहुँचेगा। हमने व्यापार मंडल से भी निवेदन किया है, होटल एसोसिएशन से भी निवेदन किया है, टैक्सी यूनियन से, और हम आमजन से भी अपील करेंगे सारी राजनीतिक पार्टी से कि इसमें हमारा सहयोग करें। अगर सरकार फिर भी नहीं चेतेगी तो हम, चाहे हमें माननीय केंद्रीय मंत्री जी का भी घेराव करना पड़े, उससे भी हम पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि ये वही हल्द्वानी सर्किट हाउस में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की अध्यक्षता में लैंड फ्रॉड मामलों को लेकर अहम बैठक हुई। बैठक में आईजी कुमाऊं रिद्धिम अग्रवाल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। दीपक रावत ने बताया कि 86 से अधिक लैंड फ्रॉड मामले सामने आए, जिनमें से 29 मामले में मुकदमा दर्ज करने की संस्तुति की गई है। वही कई मामलों पर विस्तृत चर्चा कर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बसगांव में एक सीरियस लैंड फ्रॉड हुआ था जिसमें कि ये पाया गया कि जो पहले से एक ज़मीन गांव में किसी व्यक्ति के नाम पे थी और उस व्यक्ति की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी है।
उसी व्यक्ति के नाम पे दो लोग कहीं से आए जिनको वही व्यक्ति बनाया गया और फिर उनके आधार भी नकली बनाए गए और उस नकली आधार के आधार पे रजिस्ट्री सब रजिस्ट्रार के यहाँ से हो गई, लेकिन दाखिल खारिज के वक्त ये फ्रॉड पकड़ में आ गया और समय रहते हुए उसमें कोई पार्टी कब्ज़ा नहीं ले पाई। तो लैंड फ्रॉड कमेटी के समक्ष आज आया था और इसमें एफआईआर दर्ज होगी और जो भी दोषी हैं उन पे कार्रवाई होगी। और सभी सब रजिस्ट्रार से मैंने ये निर्देश भी दिए हैं कि जहाँ कहीं भी ऐसा मामला आता है कि नकली खतौनी लगा के अथवा नकली आधार कार्ड लगा के कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो पहला एफआईआर सब रजिस्ट्रार की ओर से ही दिया जाना चाहिए कंसर्न्ड जो पुलिस स्टेशन है। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। वही हल्द्वानी सर्किट हाउस में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की अध्यक्षता में लैंड फ्रॉड मामलों को लेकर अहम बैठक हुई है। बैठक में आईजी कुमाऊं रिद्धिम अग्रवाल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद है। दीपक रावत ने बताया कि लैंड फ्रॉड मामले सामने हैं, जिनमें से 29 मामलों में मुकदमा दर्ज करने की संस्तुति की गई है। कई मामलों पर विस्तृत चर्चा कर कार्रवाई की जाए। देखिए, लैंड फ्रॉड कमेटी की आज मीटिंग हुई और इसमें कुमाऊं मंडल के अलग अलग जिलों से मामले आए थे। कुल मिला के 86 मामले यहाँ पर रखे गए थे, जिसमें से कमेटी ने पाया कि 29 मामले ऐसे हैं जिसमें कि एफआईआर होनी चाहिए और उसका यहाँ पर निर्णय समिति द्वारा लिया गया है। साथ ही साथ लगभग 7 मामले ऐसे भी निकले जिसमें कि इन्होंने आवेदकों ने बताया कि समझौता हो गया है या जो पैसा था वो उनको मिल चुका है या समझौता हो गया है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ थी। और समिति ने इस बार एक बार ये भी डिसाइड किया है और ये हम संबंधित जिलों को ये आदेश भी यहाँ से निर्गत करेंगे कि ज़मीन खरीदने से पहले एक बार जो भी आवेदक हैं एक बार तहसील में ये आवेदन कर दें कि जिस ज़मीन को वो लेना चाहते हैं उसका वो तस्दीक करवाना चाहते हैं, तो संबंधित पटवारी एक बार उसको मौके पे, पटवारी लेखपाल मौके पे देख लेंगे, बता देंगे कि ज़मीन वर्तमान में किसके नाम पे है, किस खेत नंबर में लोकेटेड है। इससे मैं समझता हूँ कि जो रिपोर्ट आएगी, आमतौर पे प्रक्रिया पटवारी करते हैं लेकिन रजिस्ट्री के बाद करते हैं, और रजिस्ट्री के बाद अगर ये होगा तो उसमें फिर तब तक रजिस्ट्री तो हो ही चुकी है, अधिक से अधिक डाका रुकेगा, लेकिन एक तरीके से फ्रॉड हो जाता है। तो उसका प्रयास यहाँ से किया जा रहा है। सभी डीएम्स को डायरेक्शंस यहाँ से दिए जाएंगे ताकि साफ सुथरी व्यवस्था रजिस्ट्रीज में, लैंड सेल में और लैंड ट्रांजैक्शंस में हो सके। सवाल उठाए, बाजपुर का एक मसला था जिसमें कि ये देखा गया। वही लैंड फ्रॉड को लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की बैठक में अजीबोगरीब मामले देखने को मिला। मामला बसगांव तहसील की श्री कैची राम का है, जहां पूर्व ग्राम प्रधान और वर्तमान ग्राम प्रधान की मिलीभगत सामने आ रही है। बता दें कि लैंड फ्रॉड में 100 साल पहले मरे व्यक्ति को जिंदा दिखाकर उसको फर्जी आधार कार्ड बनाए गए, जिसमें जमीन को दूसरे व्यक्ति के द्वारा रजिस्ट्री कराई गई, जिसमें दाखिल खारिज से पूर्व बनाए गए हैं और इश्तिहार में इस फर्जीवाड़े की पोल खुल गई। पूरे मामले को लेकर कुमाऊं कमिश्नर का कहना है कि इस फर्जीवाड़े में जो भी लोग शामिल हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। देखिए, बसगांव में एक सीरियस लैंड फ्रॉड हुआ था जिसमें कि ये पाया गया कि जो पहले से एक ज़मीन गांव में किसी व्यक्ति के नाम पे थी और उस व्यक्ति की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी है, उसी व्यक्ति के नाम पे दो लोग कहीं से आए जिनको वही व्यक्ति बनाया गया और फिर उनके आधार भी नकली बनाए गए और उस नकली आधार के आधार पे रजिस्ट्री सब रजिस्ट्रार के यहाँ से हो गई, लेकिन दाखिल खारिज के वक्त ये फ्रॉड पकड़ में आ गया और समय रहते हुए उसमें कोई पार्टी कब्जा नहीं ले पाई। तो लैंड फ्रॉड कमेटी के समक्ष आज आया था और इसमें एफआईआर दर्ज होगी और जो भी दोषी हैं उन पे कार्रवाई होगी। और सभी सब रजिस्ट्रार से मैंने ये निर्देश भी दिए हैं कि जहाँ कहीं भी ऐसा मामला आता है कि नकली खतौनी लगा के अथवा नकली आधार कार्ड लगा के कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो पहला एफआईआर सब रजिस्ट्रार की ओर से ही दिया जाना चाहिए कंसर्न्ड जो पुलिस स्टेशन है।
वही हल्द्वानी के गौलापार स्थित देवला तल्ला पजाया क्षेत्र में अवैध प्लांटिंग पर विकास प्राधिकरण ने सख्त कार्रवाई की। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी के नेतृत्व में करीब 150 अवैध प्लांटों को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया। 3 हेक्टेयर भूमि पर बिना अनुमति के प्लांटिंग हो रही थी। वही भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई हुई। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि अवैध निर्माण किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाए। पार में गांव है देवला तल्ला पजाया, करीब यहाँ पर 3 हेक्टेयर में सब डिवीजन किया गया है, जिसमें कोई विधिक अनुमति इनके द्वारा नहीं ली गई है और पूर्व में इस कॉलोनी का चलान भी किया गया था और इसमें ध्वस्तीकरण आदेश भी पारित है और उसी पारित आदेश के अनुपालन में आज यहाँ पर संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए जो प्लॉटिंग की गई है उसको यहाँ पर ध्वस्त किया गया है। ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है और जो रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से करीब 125 से अधिक इसमें लोगों के नामांतरण भी हुआ है और छोटे छोटे प्लॉट्स हैं, तो करीब 125 से 150 के आसपास प्लॉट्स होंगे। ये टोटल 3 हेक्टेयर के आसपास भूमि है जिस पर अवैध रूप से प्लॉटिंग की गई है। वहीं मध्य प्रदेश के जनजाति मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर की गई गलत बयानबाजी को लेकर पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। तो वहीं हल्द्वानी में भी कांग्रेस महिला दल मोर्चा की महिलाओं ने भाजपा सरकार का पुतला फूंका। उन्होंने मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल से विजय शाह के इस्तीफे की मांग की है। उनका कहना है कि केंद्र की सरकार को पूरे प्रकरण को लेकर देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। भैया जैसे कि आप देख रहे हैं पाकिस्तान और भारत की हमारी लड़ाई छिड़ी हुई थी। उनने हमारे भारत में आक्रमण भी किया था और हमारे 2 वीर मतलब इतनी अच्छी महिलाएं सोफिया कुरैशी और एक बहन और थी जिन्होंने पूरा युद्ध किया था और भारत को विजय भी दिलाई थी। हमारे प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति हमारे जो विदेश के राष्ट्रपति है उनके कहने पे वो युद्ध को रुकवाते क्योंकि विदेश का जो राष्ट्रपति है वो अपना बिजनेस करना चाहते हैं और हमारे प्रधानमंत्री मुंह बंद करे बैठे पड़े जो जिनका अपना खुद का विवेक तो काम करता नहीं है। और उसके ऊपर से हमारे मध्य प्रदेश के जो विजय शाह जी मंत्री हैं भाजपा के, वो बोलते हैं कि जो हमारी सोफिया कुरैशी है वो आतंकवादियों की बहन है। उन्हें शर्म आना चाहिए ऐसे मंत्री को और अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए उन्हें। ठीक, क्या नाम आपका? जया कर्नाटक। ठीक। और देखिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जिन बेटियों ने हमारे देश को इतनी इज्जत दी और जिनकी वजह से आज हम स्वाभिमान से सर उठा पा रहे हैं, जिन बेटियों ने उस उजड़े हुए सिंदूर का जवाब दिया, उसको भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय शाह द्वारा इतनी गलत टिप्पणी की गई है, उनको आतंकवादियों की बहन बताया गया है। तो आप बहुत हताश है पूरे देश की महिलाएं। आप देखिए कि किस तरह से देखा जा सकता है कि क्या सम्मान है इनका महिलाओं का, इनकी नज़र में महिलाओं का। और हम सभी बहुत आक्रोशित हैं और हम सभी के अंदर गुस्सा है विजय शाह से। हम चाहते हैं कि वो माफ़ी मांगे और जो उचित सम्मान है उनको, हमारी जो बेटियाँ हैं जिन्होंने इस देश की लड़ाई लड़ी, वो हमारे देश में हर एक व्यक्ति की बहनें हैं। इस तरह से पाकिस्तान की बहनें कहना उनको बहुत ही गलत है और इसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी को भी मुझे लगता है ऐसा कदम उठाना चाहिए कि इतने गलत टिप्पणी के लिए उनको। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 10वीं और 12वीं के बोर्ड रिजल्ट के साथ जारी कर दिए हैं। उत्तराखंड में 10वीं के स्टूडेंट का पासिंग परसेंटेज 92.99% रहा है। वहीं जबकि 12वीं पासिंग परसेंटेज 86.15% रहा। बात अगर कोटद्वार की करें तो यहाँ स्कॉलर्स अकेडमी के छात्रों ने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया और उनका रिजल्ट 100% रहा। तो मतलब सबका ही अच्छा आया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा ही अच्छा आया है। सबकी थोड़ी बहुत मतलब आगे पीछे रहता है, बट ऐसा नहीं है कि सब ने उतनी मेहनत करी थी। सभी उतने होशियार हैं, सभी एक मतलब लेवल सबका एक ही है, सभी होशियार हैं। और जहाँ तक बनने की बात है अभी तो मेरा ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है, बट हाँ सोचा तो है, अब क्या देखते हैं आगे चल के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किंजल नेगी है जी। कुछ आप करना चाहते हैं, किस तरह का रिजल्ट यहाँ पर रहा? नहीं, अभी मैंने सोचा तो कुछ नहीं है, पर अभी देखेंगे जिस हिसाब से परसेंटेज आई है उसके बाद कितना क्या करना है आगे फ्यूचर में। बाकी सब ठीक है। तो इसका सिरे किसी देता है? पेरेंट्स को देते हैं, टीचर को देते हैं? सभी को देते हैं, सभी की मेहनत है हमारे पीछे। मतलब हम नहीं है, वो भी हमारे पीछे हैं, हम हमारे पीछे मतलब वो भी सफ़र करते हैं। अगर हमारे परसेंटेज अच्छे आए तो उन्हें भी खुशी होती है, गंदे आए तो उन्हें भी होता है। क्या नाम है आपका? मेरा शिवांशु नेगी। आगे जाके साइंस के फील्ड में जाना चाहूँगा। और
कैसा रहा रिजल्ट आपका यहाँ पे? रिजल्ट अच्छा रहा, 89% आई है। किसे देते हैं इसका सिलेक्ट करने को देते हैं, टीचर को देते हैं, सिलेक्ट टीचर को देते हैं? सभी को दूंगा, पेरेंट्स को, टीचर्स को, क्या नाम है आपका? श्रेष्ठ को कहती है। ध्यान की बात करें तो ये तो बच्चे ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं, हम तो अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं। और जहाँ तक मेरा ध्यान का बात है तो मेरे टीचर्स जो है काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और लास्ट टाइम में तो काफ़ी सबकी मेहनत की है, असाइनमेंट्स दिए हैं, वर्कशीट्स दिए हैं, और ये टीचर बच्चों का रिज़ल्ट ही शो कर रहा है। और बच्चों का रिज़ल्ट हमारे यहाँ 100% रहा है, 10th का भी और 12th का भी। एंड फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहे एनबी न्यूज़ के साथ।